हैदराबाद के एक होटल से पुलिस के पास फोन पहुंचता है। उसमें कहा जाता है कि साहब आपको जिसकी तलाश है वो व्यक्ति होटल के कमरा नंबर 201 में है। यदि आप मौके पर जल्दी से पहुंच जाएं तो आप उस अपराधी को पकड़ सकते हैं। जैसे ही ये बात हैदराबाद पुलिस तक पहुंचती है, तुरंत यही सूचना केरल पुलिस को दी जाती है और केरल पुलिस के सौजन्य से हैदराबाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। लेकिन केरल की पुलिस कहती है कि उस व्यक्ति पर हाथ डालने से पहले थोड़ा सोच समझ लेना, क्योंकि वो माओवादी हो सकता है, उसके हाथ में बड़े हथियार हो सकते हैं और किसी को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पुलिस ने उस पर हाथ डालने से पहले उस होटल को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद पुलिस ने एक मैसेज दिया कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, यदि यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारी कोशिश नाकाम रहेगी और तुम्हारी जान जा सकती है। पुलिस नहीं चाहती थी कि उस व्यक्ति के साथ कुछ घटना हो जाए, क्योंकि पुलिस उसको जिंदा पकड़ना चाहती थी। काफी वक्त गुजर जाता है, लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद भी होटल के अंदर से कोई हलचल नहीं होती है। तब पुलिस के कुछ जवान होटल के अंदर जाते हैं और बहुत ही मुस्तैदी, बहुत ही सतर्कता के साथ अंदर पहुंचते हैं कमरा नंबर 201 में। वहां जाने के बाद देखते हैं तो कमरा नंबर 201 खाली था, यानी कि पुलिस के आने से पहले ही अपराधी यहां से भाग चुका था। उसका कुछ सामान यहाँ पर रखा था, जिसमें एक बैग था और बैग के अंदर कुछ सोना रखा हुआ था। उस सोने को देखने के बाद पुलिस का चेहरा जरूर खिल जाता है, लेकिन उतना नहीं खिलता, क्योंकि ये जो घटना होती है वो देश की, हिंदुस्तान की या कहे कि सबसे बड़ी बैंक रॉबरी होती है और इसको सुलझाने में एक प्रदेश नहीं बल्कि कई प्रदेशों की पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तब कहीं जाकर पुलिस इन अपराधियों तक पहुंचती है। लेकिन जो घटनाक्रम होता है वो वाकई अपने आप में बहुत ही रोचक होता है, बहुत ही दिलचस्प होता है। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था उसमें किसी की जान नहीं जाती, लेकिन वो जो काम करते हैं वो आज हिंदुस्तान का एक इतिहास बन चुका है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है केरल प्रदेश की। केरल प्रदेश का एक जिला है मलप्पुरम। वहाँ एक दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक है। ये ग्रामीण बैंक उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर है। रोज रोज के शोर शराबे से यहाँ के जो बैंक के कर्मचारी हैं वो तंग आ चुके थे, परेशान हो चुके थे। बैंक में काम करने वाली एक लड़की बहुत ही गुस्से में जाती है बैंक मैनेजर के पास और जाकर कहती है कि सर, इतने शोर के साथ हम काम नहीं कर सकते। बैंक मैनेजर अपने गार्ड को आवाज देता है और गार्ड से कहता है कि नीचे जाकर देखो ये शोर कहाँ से आ रहा है, उसको जाकर बंद करवाओ। गार्ड जाता जरूर है, लेकिन वो कुछ ही देर में लौट के आकर कहता है कि साहब वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, आप खुद ही चले जाओ। तब बैंक मैनेजर गार्ड के साथ जाता है और जैसे ही वो उस कमरे में जाने की कोशिश करता है तो सामने एक बोर्ड पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बहुत जल्द एक रेस्टोरेंट खुलने वाला है जहाँ पर आपको लजीज व्यंजन मिलेंगे, आपको आपकी मनपसंद खाने की चीजें मिलेंगी, इसलिए थोड़ा सा इंतजार, यानी कि 8 जनवरी 2008 को इसका उद्घाटन हो जाएगा। जैसे ही बैंक मैनेजर इस बोर्ड को देखता है तो उसे लगता है कि शायद अभी कुछ ही टाइम बाकी है और यहाँ पर काम चल रहा है। फिर वहाँ एक डोर को नॉक किया जाता है। अंदर जाते हैं तो कई लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, कहीं फर्नीचर का काम चल रहा है तो कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कई लोग मिलकर वहाँ पर काम कर रहे थे। बैंक मैनेजर कहता है कि इतना शोर मत करो जिससे कि कर्मचारियों को काम करने में दिक्कत आए। तभी अंदर से एक व्यक्ति कहता है कि साहब थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, जल्दी जल्दी काम खत्म कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी ही जल्दी आपको राहत भी मिल जाएगी। बैंक मैनेजर भी खुश हो जाता है और वो व्यक्ति कहता है कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे खाने के सामान मिलेंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। दोनों की प्यार मोहब्बत से बातचीत हो जाती है। बैंक मैनेजर वहाँ से चला जाता है। दरअसल एक हस्बैंड और उसकी वाइफ, ये दोनों मिलकर इस बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने काफी रिसर्च किया। उस इलाके के जितने भी एरिया थे जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका था, उन्होंने उस एरिया को चुना। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जगह खाली होती है और फर्स्ट फ्लोर पर ग्रामीण बैंक। ये बैंक उस एरिया का सबसे ज्यादा चलने वाला बैंक होता है। काम चल रहा था, काम चलते चलते अब वो वक्त आता है 30 दिसंबर 2007
लेकिन उससे पहले ही 29 दिसंबर 2007 को काम बहुत तेजी से होता है और तेजी से होने के बाद अचानक ये लोग गायब हो जाते हैं। अब क्योंकि 29 तारीख को शनिवार था, 30 तारीख को रविवार था और सोमवार को जैसी बैंक खुलता है, बैंक खोलकर जैसी देखते हैं, अंदर जाते हैं और स्ट्रांग रूम जहां लॉकर रखे हुए हैं, बहुत सारे सोने चांदी के गहने, बहुत से लोगों के पैसे जो रखे हुए थे। बैंक मैनेजर जब अंदर पहुंचता है तो वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है उसकी चीखने की आवाजें बैंक के अन्य कर्मचारियों तक पहुंच जाती है। कर्मचारी अंदर आते हैं और अंदर आकर देखते हैं तो एक सुरंग जो कि फर्स्ट फ्लोर का लेंटर तोड़कर नीचे वाले कमरे से ऊपर आया गया था। इसको देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं, शोर मच जाता है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। जांच पड़ताल जब शुरू की जाती है तो पता चलता है कि चोरों ने थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 80 किलो सोना और लगभग 25 लाख रुपए नगद यहाँ से गायब कर दिए हैं। इतना था कि पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस अब इसकी जांच पड़ताल में जुट जाती है। जैसे ही वो नीचे जाकर देखती है तो नीचे सारा का सारा सामान खाली पड़ा हुआ था। अब यहाँ इस बिल्डिंग के ओनर से, बिल्डिंग के मालिक से बातचीत करने की कोशिश की जाती है। वहाँ जो बोर्ड था वो भी वहाँ से गायब हो चुका था। दरअसल उस बिल्डिंग के मालिक को बुलाया जाता है, उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है। तब बताता है कि एक दंपत्ति यानी कि हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए थे, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट दिए, कहा कि हम यहाँ पर रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, ऐसा रेस्टोरेंट जो इस इलाके में कोई होगा ही नहीं इसके मुकाबले का। यहाँ पर हर चीज मिलेगी आपको खाने पीने की, लेकिन जो बिल्डिंग बनी हुई है वो हमारे अनुरूप नहीं बनी हुई है, हम इसमें कुछ काम कराना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए उस बिल्डिंग के मालिक को एडवांस भी दिया था और बिल्डिंग का मालिक खुश हो जाता है कि ऐसा किराएदार तो बहुत ही अच्छा है जो 1 लाख रुपए एडवांस दे रहा है। यहाँ से लगभग 50-60 हजार रुपए का कुछ सामान, कुर्सी टेबल जो एक जरूरत की चीजें थी, होटल के अंदर कुछ नए बर्तन वगैरह लाए जाते हैं और वहाँ पर काम शुरू हो जाता है। और इस काम से इतना शोर हो रहा था, आसपास के लोगों को दिक्कतें हो रही थी, खासकर उस बैंक में दिक्कत हो रही थी। जब बैंक के कर्मचारियों ने विरोध किया तो पता चलता है कि वो अंदर जाकर जब बैंक के मैनेजर ने देखा तो वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा था। कोई नहीं जानता था कि वो बैंक की लूट करने के लिए ही उन्होंने उस जगह को लिया था और वो इतनी जोर जोर से तेज उस बैंक के फ्लोर को हथौड़े से मार रहे थे ताकि ऊपर वालों को लगे कि नीचे काम चल रहा है। और उन्होंने ये दिन चुना शनिवार का ताकि रविवार को बैंक बंद रहेगा और वहाँ से बड़ी संख्या में सोना और चांदी रुपए लेकर वो फरार हो जाते हैं और पुलिस की अब जांच शुरू हो जाती है। पुलिस वाले जब बिल्डिंग के ओनर से बात करते हैं और दिए गए डॉक्यूमेंट्स आईडी मांगते हैं तो पता चलता है कि सारे फर्जी है। पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, करें तो क्या करें। बैंक वालों को बुलाया जाता है और बैंक में आने वाले बहुत सारे लोगों और ग्राहकों को बुलाया जाता है। जो लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है क्योंकि उनसे स्केच तैयार कराया गया था, जितने भी लोग काम कर रहे थे, क्योंकि आते जाते लोगों ने उनको बहुत अच्छे से देखा था। इसके बाद भी कोई सफलता नहीं मिलती है। स्केच को लेकर पूरे इलाके में दर-दर की ठोकरें खा रहे थे। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी और इस मामले की जो जांच होती है एसएसपी पविजियांग उनको दी जाती है और वो अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ इसमें लग जाते हैं, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिलती। स्केच वाला मामला बिल्कुल बेकार पाया जाता है। इसके बाद फिर पुलिस जितने भी इलाके के बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं जिन्होंने लूट डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था, ऐसे लोगों की तलाश करने की कोशिश करते हैं, पूछताछ करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। तब पुलिस एक बार फिर से उस स्ट्रांग रूम के अंदर जाती है और जाकर बड़े गौर से देखती है तो लिखा होता है जय माओ। जब जय माओ लिखा हुआ था ये देखते ही पुलिस वाले पहचान जाते हैं कि इस घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। तभी पुलिस टीम नक्सलियों के पास यानी कि झारखंड पहुंचती है। वहां जाने के बाद अलग अलग इलाकों की खाक छानती है, यहाँ से भी कुछ हासिल नहीं होता है। तभी हैदराबाद के एक होटल से फोन पहुंचता है कि साहब आपको जिस नक्सली की, जिस डकैत की तलाश है जिन्होंने बैंक में डकैती डाली थी या चोरी की थी, वो डकैत यहाँ पर इस होटल के अंदर है। वहाँ जाते जरूर है लेकिन डकैत नहीं मिलता, वहाँ सिर्फ 1 किलो सोना मिलता है।
इसके बाद फिर गोवा से फोन आता है, कर्नाटक से फोन आता है, तमिलनाडु से फोन आता है और आसपास के प्रदेशों से लगातार फोन आ रहे थे और पुलिस जगह जगह जाती थी और जाने के बाद फिर खाली हाथ लौट के आ जाया करती थी, क्योंकि पुलिस को 1 किलो सोने के अलावा और कुछ मिला ही नहीं था। पुलिस परेशान हो चुकी थी, पुलिस करे तो क्या करे, तमाम वो कोशिश जो पुलिस कर सकती थी वो कर रही थी, लेकिन पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। धीरे धीरे करके 1 से 1.5 महीने का समय गुजर जाता है और पुलिस के हाथ खाली होते हैं। पुलिस के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता था कि उस इलाके में कितने मोबाइल फोन चल रहे थे, बस इसकी जांच पड़ताल करनी थी। जब जांच पड़ताल करने की आती है, जितने भी टावर उस इलाके में लगे हुए थे और जब उन टावर्स के अलग अलग कंपनियों से पुलिस वाले बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तो पता चलता है कि यहाँ पर लगभग 22 लाख फोन्स उन टावरों से कनेक्ट थे। अब ये पुलिस के लिए और भी चुनौती हो जाती है कि जितने भी रास्ते पुलिस ने खोजे थे, उन रास्तों पर पुलिस को कोई भी बदमाश नहीं मिलता है। अब ये आखिरी रास्ता बचा था मोबाइल का। कितने सिम कार्ड इन आसपास के टावर पर ऑपरेटेड है। जब पुलिस इसमें कोशिश करती है, मेहनत करती है, तब कहीं जाकर पुलिस को 22 लाख नंबरों को जब तलाशने वाली बात आती है, तब बड़ी संख्या में IT प्रोफेशन लोग बुलाए जाते हैं, विभिन्न कंपनियों के लोग बुलाए जाते हैं, पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग, सर्विलांस की टीम बुलाई जाती है और हजारों की तादाद में लोग काम करना शुरू कर देते हैं। तब कहीं जाकर 22 लाख नंबरों में से 1057 नंबर संदिग्ध पाए जाते हैं। जब बैंक के इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था, उस दौरान इनकी एक्टिविटी कुछ संदिग्ध पाई जाती है। तब 1057 नंबर की बारीकी से जांच पड़ताल की जाती है और बारीकी से जांच पड़ताल करने के बाद तब एक नंबर मिलता है पुलिस को जो वाकई संदिग्ध होता है और पुलिस उस नंबर की तरफ जब जाती है तो वो नंबर होता है कोझिकोड का। पुलिस कोझिकोड जाती है। कोझिकोड जाने के बाद एक घर का दरवाजा खटखटाती है, क्योंकि वो जो नंबर था वो सिम कार्ड था, वो किसी व्यक्ति के नाम पर अलॉट था। उस व्यक्ति के घर का जब दरवाजा खटखटाया जाता है तो वहाँ से एक पुरुष और एक महिला मिल जाती है और साथ ही वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस ने जो स्केच तैयार कराया था उसे मैच कर जाता है और यही सब देखकर पुलिस खुश हो जाती है और पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ 2 और जो साथी होते हैं उनसे पूछताछ करने के लिए उनको भी बुलाया जाता है। यानी कि कुल 4 लोग इस पूरे प्रोग्राम के अंदर शामिल थे और पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है तो पूछताछ करने के बाद वो बताते हैं कि साहब हमने इस घटना को अंजाम दिया था। हालांकि उन्होंने पुलिस को शुरू में गुमराह करने की कोशिश की, पुलिस से इधर उधर की बातें बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से अपना जो तरीका पुलिस का होता है 3rd डिग्री वगैरह का, तो उसके हिसाब से पूछने की कोशिश की, तब जाकर पुलिस को सफलता मिलती है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताती चलूं कि जब पुलिस उनसे बरामदगी करती है तो उनके पास 57 किलो 330 ग्राम सोना मिलता है, साथ ही 5 लाख रुपए की नकदी मिल जाती है। यानी कि वो 20 लाख रुपए खर्च कर चुके थे और लगभग 80% बरामदगी हो जाती है, लेकिन सोना काफी तादाद में बेच चुके थे और 57 दिन का पुलिस को समय लगता है इन अपराधियों तक पहुँचने में। पहुँच तो जाते हैं और जब इनसे पूछताछ करते हैं तो बताते हैं कि साहब एक धूम फिल्म आई थी, धूम फिल्म से इंस्पायर्ड थे और उन्होंने सोचा कि हमें बैंक में लूट करनी है, डकैती डालनी है, और तभी उन्होंने एक ऐसे बैंक को चुना जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में था। लेकिन वो कोई सुरंग नहीं खोदना चाहते थे, बल्कि वो एक ऐसा फ्लोर चाहते थे जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद थे और वहाँ पर लिखा हुआ है कि बिल्डिंग खाली है। वहीं उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोलने का प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम बनाने के बाद उस घटना को अंजाम देते हैं। तो पुलिस इनकी चालाकी, इनकी होशियारी, उनकी जो बातें थी सुनकर हैरान रह जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिरकार कोई बदमाश किस हद तक जा सकता है। वाकई ये केरल की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की एक ऐसी घटना है जिसको खोलने के लिए कई प्रदेशों की पुलिस लग जाती है, तब कहीं जाकर पुलिस को सफलता मिलती है। इन चारों में जो मुख्य अपराधी होता है जैसन उर्फ बाबू, इसके साथ एक महिला होती है और 2 पुरुष होते हैं। चारों को गिरफ्तार करने के बाद जब जेल भेजा जाता है और इनके खिलाफ चार्जशीट लगाकर कोर्ट में मामला पहुंचता है तो निचली अदालत से महिला को 5 साल की सजा और पुरुषों को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। महिला 5 साल की सजा काट चुकी थी
और 10 साल पुरुषों के पूरे हुए नहीं थे। हालांकि मामला फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। अब आगे क्या होता है इसके बारे में अपडेट नहीं मिल पाई है, लेकिन वाकई अपने आप में ये बहुत ही रोचक घटना थी, जिसको खोलने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।